मुस्तफ़ा को गए 3 हफ्ते हो चुके थे और उस पूरे अरसे में आयशा ने उसकी कमी को शिद्दत से महसूस किया था। वो वहाँ मौजूद नहीं था, मगर फिर भी ऐसा लगता था कि वो वहीं है, उसके आसपास उसे देखते हुए उससे बात करने की कोशिश करते हुए। लेकिन एक कमी उसे रात के वक्त ज़्यादा महसूस होती थी, जब वो अपनी बाएं तरफ की जगह खाली पाती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शाम से एक गुमनाम सी उदासी ने उसे अपनी घेरे में ले रखा था। ना तो उसने ठीक से कुछ खाया था और ना ही किसी से बात की थी। सुबह उसका पेपर था और वो सुकून से पढ़ भी ना पा रही थी। साइड टेबल पे ही सर रखे वो सोचों में गुम थी, जब उसकी नज़र टेबल पर के क्रिस्टल बॉल पे पड़ी। आयशा ने हाथ बढ़ा के उसे अपने करीब किया, मगर फिर एकदम ही ज़ोर से उसे दूर धकेला और वहाँ से उठकर खिड़की के करीब चली गई। शाम से मौसम खुशगवार हो रहा था। फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी और अब रात के 12 हो रहे थे, मगर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आयशा ने खिड़की पर पर्दे बराबर किए और बेड पर आ बैठी। जब वो करीब था तब वो उससे दूर भागती थी और अब उसकी कमी उसे शिद्दत से महसूस होती। वो चाह रही थी कि एक बार में मुस्वा उसके सामने हो और वो उससे अपने रवैये की माफ़ी मांगी, क्योंकि आयशा ने उसे सताया भी तो बहुत था। एक ज़िद्दी आंसू बगावत करते उसकी आंखों से गिरा और फिर बारिश के साथ उसकी आंखें भी बरसने लगी थी। जब कमरे का दरवाज़ा आहिस्ती से नाक हुआ, वो चौंकी नज़र घड़ी की तरफ दौड़ाई जिस पर रात का 1 बजा था। वो आंसू पोंछती उठी और कमरे का दरवाज़ा खोला, जो हमारे से मुकम्मल बेगम उस वक्त एक हाथ से सर से पानी जा रहा था और एक हाथ में ब्रीफकेस है थाम रखा था। आयशा उसे सामने पाकर सब कुछ भूलती उसके गले से लगी कि मुस्तफ़ा भी ठरका। आप क्यों गए? मुझे छोड़ के आपने मुझसे नाराज़ होके गए थे ना? मैं जानती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। आंदा कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी, जो कहेंगे मानूंगी, लेकिन प्लीज़ दूर मत जाइएगा। उसे गले लगे रोते हुए उससे माफ़ी मांगी तो मुस्तफ़ा हैरत खुशी की मिलीजुली कैफियत में गिरा एक हाथ उसके कमर के गिर फैलाया। मेरी जान, मुझे अंदर तो आने दे। इतनी बेचैन थी मुझसे मिलने के लिए, इतनी याद आ रही थी मेरी, तो एक दफ़ा काल तो करती। दौड़ चला था आपके पास, मुझे क्या मालूम था आप इस कदर मेरी कमी महसूस कर रही हैं। मुस्तफ़ा ने उसके बालू पे बोसा दिया तो आशा फ़ौरन पीछे हुई और मुस्तफ़ा को देखा, जो पुरशोक नज़र से उसे देखता कमरे में दाखिल हुआ था। आयशा ने एक नज़र उस पर डाली, जहाँ वो अपने गीले कोट को उतारते हुए भी आयशा को ही देख रहा था। वो मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। आयशा लड़खड़ाती ज़ुबान में बोलती तेज़ी से कमरे से निकली, फिर किचन में आई और चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाया और वहीं शेल्फ के साथ एक लगा कर खड़ी हुई कि खुद को कोसने लगी। क्या ज़रूरत थी इतनी बकवास करने की? जाने क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में, और मैं भी तो सीधा उनके गले जा लगी थी। अब क्या होगा? कैसे जाऊंगी उनके सामने? उफ आयशा, बहुत बदतमीज़ हो तुम। तकरीबन 25 मिनट के बाद वो चाय के साथ सैंडविच बना के ट्रे में सर्व कर चुकी थी और अब डरते डरते कमरे में दाखिल हुई, जहाँ मुस्तफ़ा कपड़े वगैरह चेंज करके अब अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। आयशा चुपचाप ट्रे जाके टेबल पर रखी और हाथों की उंगलियां चटाती वहीं खड़ी रही, जब मुस्तफ़ा ने उसके हाथों को होले से थामा। मत जुल्म करें, इन नर्म और नाजुक हाथों पे देखिए कैसे शुरू हो रहे हैं। आयशा ने अपने हाथों को देखा, जो वाकई शुरू हो चुके थे। आयशा ने होले से हाथ खींचे तो मुस्तफ़ा ने भी उसके हाथ छोड़ दिए और सोफे पर बैठ के एक सैंडविच उठाया। उस वक्त वाकई बहुत भूख इस वक्त वाकई बहुत भूख लग रही थी। फ्लाइट तो 10 बजे ही लैंड हो चुकी थी, मगर बारिश की वजह से काफ़ी ट्रैफिक थी और रोड भी बंद थे। मुस्तफ़ा साथ साथ उसे तफसील बताता चाय के गुण बढ़ता उसे ही देख रहा था। फिरोजी डीले से कुर्ते में बालों को एक तरफ को डाले उसके दिल में उतर ही थी। वो अभी तक खड़ी थी, जब मुस्तफ़ा ने चाय का खाली कप टेबल पर रखा, उठ खड़ा हुआ। उसे देखता उठता देख आयशा ने एक कदम पीछे लिया था और वैसे ही मुस्तफ़ा ने एक कदम उसकी जान बढ़ाया। देखिए आप प्लीज़ वहीं खड़े रहे, मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रही, आप भी आराम कर ले, थके होंगे। आयशा जल्दी से कहती बैठ के जाना बढ़ी, जब मुस्तफ़ा ने उसकी कलाई थाम के वापस अपनी तरफ खींचा के अपने करीब किया। हाँ थक तो मैं वैसे ही बहुत गया हूँ, आराम चाहिए मुझे, सुकून चाहिए, लंबी मुसाफर तय करके आया हूँ। अब इतना तो आपका हक बनता है ना कि थोड़ी देर के लिए मेरे पास हैं। मुझे सुकून मिलता है आपको अपने पास देख के। मुस्तफ़ा उसका चेहरा थोड़े से पकड़ के ऊंचा करता उसकी आंखों में देख के सवाल पूछा था और आयशा ने इस बात में सर हिला दिया, तो वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम के उसे बेड तक लाए। बेड पर लेकर आयशा को अपने करीब बैठाते हुए मुस्तफ़ा ने उसे देखा, जो नर्वस होती बेड के कोने पर बैठी थी। मुस्तफ़ा ने खींच के उसे अपने ऊपर गिराया। आयशा उसके सीने से आ लगी थी। इतनी दूर क्यों है? मैं खा थोड़ी जाऊँगा, आपको यकीन रखिए, जब तक आपके पेपर ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आज़ाद हैं आप। हाँ उसके बाद की कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं कि बहरहाल बंदा बशर हूँ, किसी भी वक्त बहक सकता हूँ, लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। मुस्तफ़ा की बातें आयशा की हथेलियाँ भिगो रही थी। मुझे सोने में नींद आ रही, सुबह पेपर है मेरा। आयशा की आवाज़ बामुश्किल मुस्तफ़ा के कान तक पहुँची थी। हाँ आप सो जाइए, मैं भी सोना चाहता हूँ कुछ देर। मुस्तफ़ा की इजाज़त मिलते ही आयशा उसे दूर होने लगी थी, जब मुस्तफ़ा ने वापस उसे अपने करीब किया।
उन्हें की इजाज़त दी है दूजा, लेकिन नहीं सो जाए, कुछ नहीं कह रहा आपको मैं, लेकिन अगर ज़्यादा हाथ पाँव मारेंगी तो मैं बुरा भी पेश आ सकता हूँ आपके साथ। आप चुप करके सो जाए, मुझे भी सोने दे। आशा का अपने सीने पर रखते मुस्तफ़ा ने 60 लैंप ऑफ किए थे और कुछ ही देर बाद दोनों नींद की आगोश में थे। शाम, मुझे भी यूँ जाना है, मेरा भी एडमिशन करवाई, मुझे नहीं पता, मैं घर में बोर हो जाती हूँ। आप मुझे वापस दुबई भी नहीं जाने दे रहे, कहीं घुमाने भी नहीं लेके के, खुद सारा दिन ऑफिस में होता है और मैं कभी बड़ी मामा के पास तो कभी छोटी मामा के पास। आज आप ही भी यूनी चली जाती है, बस आप मुझे भी यूनी ज्वाइन करनी है। आज संडे तो सभी लॉन्च में बैठे थे जब दुरिया ने यार को महातब किया, यार बेटा तुम दुरिया को अभी तक कहीं लेके क्यों नहीं गए? नादर एरियाज घुमाओ या भी किसी और कंट्री चले जाओ, जहाँ हमारी बेटी कहती है उसे ले जाओ भाई। आजम साहब ने यारम से कहा था। साहब ने ही तायद की थी। जबकि यारम ने घूर के दुरिया को देखा तो वो खिलखिला के उसे चुराती अक्सा बेगम के पहल में जा बैठी थी और बाकी सब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी थी। जब रामीन ने लॉन्च में दाखिल होते सबको सलाम करके अपनी जान मतवजा किया। सबसे मिलकर वो आशा के साथ वाले सोफे पर बैठ के थे, सब बेहोश थे। उसे जहाँ देखा काफ़ी देर गपशप चलती थी। जब आमना बेगम ने उन्हें मुहातब किया, आशा बेटी जाओ, रामीन और दुरिया को अपने कमरे में लेके जाओ। बातें कर रुझी होकर आशा उनकी बात पे सहलाती उन दोनों के साथ कमरे में चली गई। आजम साहब और मेकाल साहब अपने किसी दरीना दोस्त के यहाँ चले गए तो दोनों खवातीन किचन की तरफ यारम अपने कमरे में चल दिया। उसे आज रात किसी पार्टी में जाना था, इसलिए थोड़ी देर आराम करना चाहता था। वो तीनों बैठी किसी बात पे कह गल रही थी जब उनके नजर अपने कमरे की जानब जाते हुए उन तीनों बाबड़ी और रामीन को देखे उसे खुशगवार हैरत हुई थी। मगर अभी वो सबके सामने जाना नहीं चाहता था, इसलिए अपने कमरे में जो मुस्तफा के कमरे से थोड़े पासे पे ही था चला गया। अब यहाँ मुझे भूख लगी है, किचन में चल के कुछ बनाते हैं ना, कुछ स्पाइसी सा। रामीन के बाद उनके दुरिया के मुंह में भी पानी बढ़ा था। हाँ अब यहाँ चलो ना, पिज़्ज़ा बनाते हैं, साथ में पास्ता भी और केक भी बनाएंगे। और अभी दुरिया कुछ और भी कहते आशा और रामीन खिलखिलाते हुए उड़ खड़ी हुई। दुरिया हम सिर्फ एक चीज़ बनाएंगे, चलो किचन में चल के डिसाइड करते हैं। आशा अपनी बाजू से पकड़ के आयशा उसे बाजू से पकड़ कर उठाते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई और रामीन भी उन दोनों के पीछे ही चल दी। जब राहदारी से गुजर उसकी नज़र आधे खुले दरवाजे से नजर आते ऊन पे पड़ी, जो किसी से कॉल पे बात करता लैपटॉप पे कुछ टाइपिंग करने में मगन था। और रामीन दिल ही दिल में कुछ प्लान करते शैतानी हंसी हंसी किचन की तरफ चल दी, जहाँ आयशा और दुरिया कैबिनेट खोले शायद कुछ ढूंढी थी। 5-10 मिनट की मेहनत के बाद उन्हें अपनी मतलूबा चीज़ें मिल गई थी। वो लोग पिज़्ज़ा बना रही थी। जब आयशा ने रामीन को अपने कमरे से मोबाइल लाने का भेजा तो रामीन ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई, मगर जाते जाते ऊन के कमरे में जाकर जहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, मगर लैपटॉप वहीं खुला पड़ा था। रामीन जहाँ वहाँ देखती चुपके से कमरे में दाल हुई। ऊन कमरे में नहीं था, जबकि वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही, मतलब कि ऊन वाशरूम में था। रामीन ने जल्दी से उसके लैपटॉप को चेक किया, जहाँ वो कोई डाटा यूएसबी में कॉपी हो रहा था। जो ही डाटा मुकम्मल यूएसबी में ट्रांसफ़र हुआ, रामी ने वो यूएसबी भी लैपटॉप से निकाली और लैपटॉप से उसकी तमाम डिटेल्स डिलीट कर दी, जिसे खामोशी से आती उसी खामोशी से वापस चली गई। आयशा के कमरे से मोबाइल लेके किचन में चली गई। उन वाशरूम से बाहर आया तो उसके कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला था, जबकि वो जब वाशरूम गया था तब तो दरवाज़ा थोड़ा सा ही खुला था। शायद मामा आई होंगी, जाके पूछ लेता हूँ, क्या पता कोई काम हो। बाहर जाते जाते उसकी नज़र अचानक मैंने लैपटॉप पर पड़ी तो जल्दी से आग बढ़ उसकी यूएसबी बेगा दी और जो प्रेजेंटेशन वो बना रहा था उसकी जगह हाले स्क्रीन उसका मुंह चढ़ा रही थी। डैमिट, किसकी जरूरत है, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, शिट। वो मुठियाँ बेनता बाहर निकला, वहाँ कोई नहीं था। वो नीचे लाउंज में, मगर वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। वो वापस मुड़ता जब किचन से कटर पटर की आवाज़ आई और वो किचन में चला, जहाँ आयशा रामीन और दूरिया कुछ बनाने में मगन थी। उनकी तरफ उन तीनों की भीड़ थी, इसलिए वो उन्हें देख ना पाई। जब उन्हें आयशा को मतलब कि आयशा भाभी मेरे कमरे में कोई गया था क्या? मेरी यूएसबी गायब है, अभी थोड़ी देर पहले मैं लैपटॉप में लगा के फ्रेश होने गया था, मगर अब नहीं। वहाँ भी उनकी आवाज़ से वो तीनों ही पटली थी, मगर उनको देख कर आमिर के चेहरे पे तज़ब्ज़ब के आसार नमूदार हुए, जिन्हें वो जल्दी से छुपा गई। उनकी नज़र रामीन पे ही गड़ी थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि ये सब रामीन ने ही किया है और उससे कन्फ्यूज देखे उनका शक यकीन में बदला था। नहीं, और हम तो काफ़ी टाइम से किचन में है, चेक करो वहीं कहीं गिर गई होगी। आशा की बात पे ऊन एक गहरी नज़र रामीन पर डालता वापस मुड़ गया तो रामीन ने सुकून का सांस लिया। शुक्र है बला टल गई, वरना उससे थोड़ी सी भी बनक पड़ जाती तो मेरा जीना हराम कर देता। रामीन दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देते उन दोनों की तरफ मतवजा हुई, मगर वो जानती नहीं थी कि बला अभी टली नहीं, बल्कि हत्ता अभी आना बाकी है। उन वापस कमरे में और अब अपनी यूएसबी रामीन से लेने की तरकीब सोचने लगा, मगर कोई आइडिया समझ में ना आ रहा था। काफ़ी देर कमरे में यहाँ से वहाँ टहलने उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, और वो ये कि रामीन से अपनी यूएसबी वापस कैसे ली जाए।
आयशा ने डाइनिंग टेबल पे सब चीज़ें सेट करके रखी थी और दुनिया को बड़ी मामा और छोटी मामा को बुलाने भेजा। मुस्तफ़ा अपने किसी दोस्त की तरफ गया था और यारम सो रहा था। रामीन तुम ऐसा कर उन अपने कमरे में है, उसे भी बुला लो, सब साथ होंगे तो अच्छा लगेगा। जो मेरे कमरे के साथ वाला कमरा है उनका आशा ने रामीन के सर पे बम फोड़ा था। उन जिन नजर से देख कर गया था, रामीन यकीन से कह सकती थी कि उनको उसी पे शक है, मगर आशा को क्या कहते, इसलिए बड़े बड़े कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई थी। तब उनके कमरे के बाहर कड़ी उंगलियां चटहा रही थी। आया अंदर जाए या ना जाए, मगर फिर हिम्मत कर दी। दरवाज़ा ना करके थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के अंदर झांका। उन लैपटॉप सामने रखे मोबाइल इस्तेमाल कर जब नज़र दरवाजे की तरफ उठी और रामीन को झांकते देखे उसे हैरत हुई। उसे अपनी तरफ मतवजा दे के रामीन ने पूरा दरवाज़ा खोल के उसे आशा का पैगाम दिया और जल्दी से भागने लगी, मगर ऊन की आवाज़ पर रुकना पड़ा, लेकिन मुन्ने की गलती नहीं की थी। ऊन धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और उसे अपनी तरफ बढ़ता महसूस कर रामीन की जान बुझ आई थी। ऊन घूम फिर के सामने आया। रामीन फीका सा मुस्कुराए। तो अब आप सीधे हाँ बताएंगी कि मेरी यूएसपी कहाँ है या मैं किसी और तरीके से पता लगवाऊँ? उन उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते उसे बड़ी गहरी नज़र से देख रहा था। लाइट पीच कलर के सादा से सूट में बालू की पोनी टेल बनाए, चेहरे पे आई आवारा लट्टू को कान के बचे अर्ज से उसे आज पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। कौन सी यूएसपी? मैं नहीं जानती आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। अब मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे जाना है। रामी ने सती से कहते एक कदम आगे बढ़ा ही था जब उन्होंने उसकी कलाई थामी। ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगा, पूरे 3 दिन की मेहनत और आप चुरा के भाग रही हैं। दैट्स नॉट फेयर। वैसे भी वो आपके किसी काम की है नहीं, तो फिर मुझे आराम से दे दें। उन्होंने उसकी कलाई पर दबाव डाला तो रामीन को अपनी कलाई टूटती महसूस हुई। देखिए मेरे पास कोई यूएसपी नहीं, और ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाज़ा खोले। वो ऊन से अभी भी झूठ बोले थे जब उन्होंने उसका हाथ छोड़ के दरवाज़ा अंदर से लाग गया था और खुद हाथ बांध के दरवाजे के साथ खड़ा हुआ। रामीन को अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन अब वो कैसे कह देती कि यूएसपी उसी के पास है। मैं 10 तक गिनती गिनूँगा, अगर मेरी यूएसपी मुझे दे देंगी तो मैं आराम से जाने दूंगा, लेकिन अगर 10 मेरे 10 गिनने के बाद भी मुझे मेरी यूएसपी ना मिली तो फिर मैं भी नहीं जानता कि क्या करूँगा आपके साथ। उन गंभीर आवाज़ में कहते उसके करीब हुआ, लेकिन रामीन के हाथों की कपकपाहट उसके डर को वाज़ह कर रहे थे। उसे अपने पाँव पर खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। उन्हें अभी एक ही कहा था कि रामीन ने उसे रोका। ठीक है मैं देती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आप ही के रूम में जाना होगा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। मैं ला कर देती हूँ यूएसपी। रामीन ने बिलाहर हान मान ली थी। उसे किसी और वक्त तंग करने का इरादा करती उसे दरवाज़ा खोलने का इशारा करती हुई बोली, तो उन्हें मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोल दिया था। रामीन जल्दी से आशा के कमरे में जाके अपने बैग से यूएसपी निकाल लाए थे, उनके हाथ में पकड़ाए थे, जिसे थामने के बजाय ऊन ने उसका हाथ पकड़ के अपने करीब किया था। जानती हो ना, द एवल से पंगा लेने का नुकसान, इसलिए अपनी नन्ही सी जान पे थोड़ा सा रहम करो। और दोबारा ऐसी कोई हरकत करने का सोचना भी मत, वरना उसके बाद मेरी तरफ से भी किसी अच्छाई की उम्मीद ना रखना। ओके जाने ने उसके कान में सरगोशियाना लहजे में बोलते हुए उसके बालू से पोनी निकाल दी थी। रामीन के बालू उसकी पूछ पे बिखरे, लेकिन ऊन के इतने पास आने से उसकी बोलती बंद हो गई थी। ऊन ने एक नज़र उसकी झुकी नज़र को देखा और उसे छोड़ के पीछे हुआ। ऊन रामीन उनकी कैसे ज़्यादा थे वहाँ से गधे के सार से सींग के तरह गायब हुई थी और वापस डाइनिंग हाल में आके ही उसने स्थान लिया था जहाँ सब मौजूद थे। वो भी उसको नॉर्मल के सबके साथ बात में मशगूल हुई, मगर अभी भी वो ऊन के सरगोशाना लहजे वाले अल्फाज को महसूस कर सकती थी। आयशा का आखिरी पेपर था, वो मुस्तफा की तरफ से मिली वार्निंग बिल्कुल भूल चुके थे। जब भी आखिरी पेपर दे के घर आई और आते ही बिना कुछ खाए सो गए थे। मुस्तफा ऑफिस से वापसी पे एक रेड और वाइट रोज़ का बुके आशा के लिए पैक करवाते हुए आया था। लॉन्च में कोई नहीं था, इसलिए वो भी सीधा अपने कमरे में चला आया था, मगर कमरे का दरवाज़ा खोलते उसे अंधेरे के अलावा कुछ नजर न आया। वो दीवार पे हाथ मारता सारी लाइट्स ऑन कर गया था। मुस्तफा की नज़र सामने बेड पे पड़ी, जहाँ आयशा कंबल में दबी सो रही थी। मुस्तफा के साइड टेबल पर रखता अपने कप लिंक्स निकालता चलता हुआ आयशा के सराहना खड़ा हुआ था। मुस्तफा एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर डालता और वार्डरोब की जाने बढ़ गया और अपना बैग और अपना ब्लैक 3 पीस सूट निकाल के फ्रेश होने चल दिया। 20 मिनट के बाद फ्रेश होकर अब आईने के सामने खड़ा जेल से बाल सेट करा था। बाल सेट करके उसने अपने पसंदीदा परफ्यूम मुँह पर छिड़का और एक नज़र आने से नजर आते आशा के वजूद पर डाली आयतगी से चलता उसके करीब आया। मुस्तफ़ा ने आगे बढ़ के होली से उसका कंधा हिलाया तो आशा ने नींद से बड़ी आंखें खोल के उसे सवालिया नज़र से देखा। क्या हुआ मुस्तफ़ा, आपको कुछ चाहिए क्या? आशा ने उसे पूछा तो मुस्तफ़ा ने नफ़ी में साह हिलाया, उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और बेड से नीचे खड़ा किया। आशा ड्रेसिंग रूम में जाइए, आपका ड्रेस रखा है वहाँ चेंज कराएंगे, चेंज करके आज डिनर बाहर ही करेंगे, आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, तब तक मैं मामा से मिल कर आता हूँ, आप जाइए तैयार हो गया। ये मुस्तफ़ा उसे जल्दी जल्दी तैयार होने का कहता खुद बाहर चला गया और आशा अपनी जमाएँ रोकती ड्रेसिंग रूम में चल दी।
मगर वहाँ रखा ड्रेस देख के उसे हैरत का झटका लगा। रेड सिल्क की साड़ी, उस तालू से बड़ा ब्लाउज। मुंह खोले उस ड्रेस को देख रही थी। मुस्तफ़ा ने आशा के लिए लाया था, मगर वो कन्फ्यूज है कि उसने कभी इस तरह की ड्रेसिंग नहीं की थी। मगर साड़ी की आसीन मुकम्मल थी और वो मना कैसे करती, इसलिए जैसे जैसे उसने पहली ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल के उसने लाइट सा मेकअप किया और साथ में हल्का सा डायमंड नेकलेस जो मुस्तफ़ा ने उसे ला के दिया था पहन लिया। नॉर्मल हील्स पहन के वो रेडी थी, मगर मसला बाहर जाने का था। उसे अजीब लग रहा था उस ड्रेस में तैयार होकर बाहर जाता, मगर फिर भी वो लाउंज तक आई थी जहाँ से मुस्तफ़ा बैठा था। शायद उसी का इंतजार करता। आशा ने हल्का सा हनकारा पड़ा तो मुस्तफ़ा ने चौंकों से देखा। वो नज़र उसके सरापे पे ही उलझी गई थी। आज बाल भी पूछ पे खुले थे। आशा उसकी नज़रों से कन्फ्यूज होती बार बार कानों के पीछे अड़सी नज़र झुकाए खड़ी थी। जब मुस्तफ़ा ने उसके सामने अपना हाथ फैलाया तो आशा ने उसे देखे फ़ौरन नज़र झुकाई और अपना कामता हाथ मुस्तफ़ा के हाथ में दे दिया। मुस्तफ़ा उसका हाथ हमें उस गाड़ी तक लाया था और गाड़ी के फ्रंट सीट का दरवाज़ा उसके लिए खोला। वो झिझक थी, अंदर बैठी तो मुस्तफ़ा ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी मेन रोड पर डाल दी। उसने एक नज़र आशा को देखा जो हाथों की उंगलियां मरोड़ती शीशे से बाहर देख रही थी। मुस्तफ़ा ने उसके हाथ को अपने हाथों में थामा तो वो चौंकी, मगर पलटी नहीं। गाड़ी सिग्नल पर खड़ी जब एक छोटा सा बच्चा गुलाब मोती की गजली उसके साइड का दरवाज़ा बचा रहा था। मुस्तफ़ा ने एक नज़र आशा को देखा, फिर उस बच्चे को और खिड़की का शीशा नीचे करते उस बच्चे से फूलों के 2 गजरे लिए। आशा को लगा वो उससे पहनाएगा, मगर मुस्तफ़ा ने वो गजरे सामने डैशबोर्ड पर डाल दिए। इतनी देर में सिग्नल भी खुल गया तो वो गाड़ी आगे बढ़ा के ले गया। गाड़ी मेन रोड से उतर के आगे एक कम आबादी वाले इलाके में दाखिल होती। आशा हैरत से कभी रास्ते को तो कभी मुस्तफ़ा को देखती, मगर पूछने की हिम्मत ना कर पाई। थोड़ी देर में गाड़ी एक फार्म हाउस के गेट से अंदर दाखिल हुई। रात हो चुकी थी और पूरे फार्म हाउस में हल्की हल्की लाइटिंग की गई थी। गाड़ी पोर्च में जाकर रुकी तो आशा ने मुस्तफ़ा की तरफ नज़रें उठाई जो उसी को ही देख रहा था। अपने सामने बड़े गजरे देखे और उठा के आशा के हाथ में पहनाने लगा। गजरे पहना के मुस्तफ़ा ने उसकी तरफ देखा तो वो उसे देखे बगैर गाड़ी से उतर के बाहर खड़ी हुई उसे न जाने क्यों कुछ अजीब लग रहा था। मुस्तफ़ा ने आज से पहले उसे कभी ऐसे नहीं देखा था, लेकिन आज उसकी नज़र कुछ और बयान कर रही थी जिन्हें आशा समझते हुए भी समझ नहीं चाह रही थी। मुस्तफ़ा गाड़ी से उतर के उसके पास आया और उसका हाथ थाम के अंदर की जानब चल दिया। पूरे फार्म हाउस में खामोशी का राज था। अभी वो आगे बढ़ती जब मुस्तफ़ा ने अपनी पाकर से एक काला कपड़ा निकाल के आशा की आंखों पर बांधा। मुस्तफ़ा क्या करें, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, आंखें खोले मेरी आप। उसकी बात पूरी होने से पहले मुस्तफ़ा ने उसके होंठों पे उंगली रख के उसे खामोश करवाया और उसका हाथ थामे आगे बढ़ने लगा। लाउंज से गुजर के वो एक तरफ आमने सामने बंदे 4 कमरों की तरफ बढ़ा और एक का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते उन दोनों पे फूलों की पत्तियाँ गिरने लगी थी। वहाँ फैली फूलों की खुशबू आशा को भी महसूस हुई थी। अभी वो कुछ और पूछते मुस्तफ़ा ने उसकी आंखों से पट्टी खोल दी थी और यूँ ही आशा ने अपने सामने देखा। वो हैरत ज़्यादा थी, पूरे कमरे में नजर दौड़ाने लगी। जहाँ एक दफ़ा ड्रेसिंग टेबल रखा था, कमरे के बीचों बीच बेड, उसके सारे टेबल्स और दीवारों के साथ रखा 2 सीटर सोफ़ा। बाहर वो एक सादा सा कमरा था, लेकिन वो उस वक्त सादा नहीं था। पूरे कमरे में गुलाब के फूलों से सजावट की गई थी। छत से लेकर ज़मीन तक फूल ही फूल थे। कमरे की दीवारों पे और कमरे में फैली कैंडल लाइट्स अजीब से मंजर पेश कर थी। वो दंग से मुस्का की जाना मुड़ी जो मुस्का के उसे करीब आया। मैंने कहा था जिस दिन आपका लास्ट पेपर होगा उस दिन मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा। आप शायद बोल बैठी थी, लेकिन मुझे याद था मेरे लिए आज का दिन स्पेशल था। मैं भूला नहीं। दी में लाश में कहता वो आशा की रीढ़ की हड्डी तक में सनसनी फैला गया। लेकिन मुस्तफ़ा ये सब आशा कुछ और भी कहती, लेकिन मुस्तफ़ा उसका हाथ हमें कमरे से मुल्हक स्लाइडिंग डोर खोलता कमरे के साथ बने पुल की तरफ आया था, जहाँ एक टेबल के साथ 2 कुर्सियों और टेबल पर खाना सर्व था। वो उसका हाथ हमें उस टेबल तक लाया और एक चेयर पर बैठने को कहा। वो चुपचाप बैठ हो गई थी, मगर उसके हल्क से नीचे कुछ न होता। आशा ठीक से खाना खाई, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? मुस्तफ़ा ने तशवीश से उसे देखा तो वो सहला के कुछ देर में वो दोनों अपना अपना खाना ख़त्म करके कमरे में, जहाँ आशा को एक दफ़ा फिर से घबराहट होने लगी। मुस्तफ़ा अपना कोट उतार के सोफे पर रखकर उसकी तरफ मुड़ा जो बैठ के कोने पर बैठी अपने हाथों में पहले गजे पे उंगलियां फेरी थी। मुस्तफ़ा अपने शर्ट के बाजू फोल्ड कर था उस तक आया और आशा का हाथ थामा तो वो चौंकी और सार उठा के उसे दिखा। आशा ने अपना हाथ वापस खींचा। मुस्तफ़ा को वो डिस्टर्ब लगी, यानी वो अभी तक उस सब के लिए तैयार नहीं थी। मुस्तफ़ा ने उसे एक नज़र देखा और कमरे से निकल गया। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था और वो वापस नहीं आया। आप तो आयशा को भी फिक्र होनी शुरू हुई थी जब भी वो उठ के कमरे से बाहर जाने लगी। जब हील्स की वजह से वो गिरते गिरते बची, उसने हील से वहीं उतारी, नंगे पाँव बाहर आई जहाँ सामने वाले कमरे की लाइट देखी। वो आयस्की से दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई। उस वक्त खिड़की के सामने खड़ा हाथ पैंट के पाकट में डाले खड़ा किसी गहरी सोच में गुम था कि उसने आयशा का कमरे में आना भी महसूस ना किया था। आयशा को अपना रवैया याद आया तो शर्मिंदा हुई और मुस्तफ़ा के पीछे जा खड़ी हुई और एक हाथ उसके कंधे पर रखा तो वो चौंकता हुआ पीछे मुड़ा। जब मुझसे ही देख रहा था मुस्तफ़ा अपने कंधे से उसका हाथ हटा था, वापस पहले वाली पोजीशन में खड़ा हुआ
जब बोला तो उसके अल्फाज में भी सद महरे थे। जाके सोचिए, अगर इस रूम में कोई परेशानी है, उस रूम में कोई परेशानी है तो दूसरा कमरा भी साथ, वहाँ आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। बेफिक्र है, मैं नहीं आऊँगा, आप आराम करें, काफ़ी लेट हो गए हैं, वरना घर चले जाते। मुस्वा के साथ आवाज़ सुनते उसका पूरा वजूद कँपा उठा। मतलब उसे लहजे में मुहातब कब हुआ था, तभी डुबडुबाई आंखों से उसकी चोरी पुछ देखने लगी। मुस्वा प्लीज़, मुझसे नाराज़ नहीं हो, मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके कंधे पर हाथ रखती नम आवाज़ में बोली। उसका लहजे में इल्तजा थी, तड़प थी। उसके लहजे में नमी महसूस करता फ़ौरन से पहले पटा था। वो सीधे हाथ की 2 उंगलियां उसकी थोड़ी थामे उसका चेहरा ऊपर करके उसकी नम आंखों में झांकने लगा। वो अपनी मोहब्बत की आंखों में आंसू कहाँ बर्दाश्त कर सकता था भला। आशा, रोइए नहीं प्लीज़। वो उसके रुईदार गालों से आंसू साफ करता कड़क लहजे में बोला। आशा उसकी कड़क आवाज़ सुनते हाथ के पीछे तेजी से आंसू साफ करते उसे देखने लगी। मैं नहीं रहूँगी, आप मुझसे नाराज़ ना हो प्लीज़। उसका हाथ पकड़ती अटकती हुई बोली। मुस्फा को उसकी उस अदा पे बेहतर प्यार आया था। उसकी आंखों में एक बार भी खुमार की सी सुरही ताने लगी थी। उसकी गहरी नज़ों की ताब न लाते हुए निगाहें झुका गई थी। घबराहट के वो अपने लब दांतों तले कुचलने लगी थी। मुस्फा ने उसके लबों को दांतों से रहाई दिलवाई थी। उसकी इसकी इजाज़त नहीं दी मैंने आपको मिसेज। उसकी गुलाबी बीघा होंठ से लादा गसीले अंदाज में बोला। उसकी बोलती आंखें उसका दहकता लम्स रात के फसूहेज़ लम्हों में उसकी मौजूदगी उसकी घबराहट में मज़ीद इजाफा कर रही थी। उससे पहले कि वो कोई मज़ाहमत करती, वो उसके फ़रार की तमाम राहें मफलूज करता। उसके दोनों बाजू को कमर से लगाए वो उसके होंठों पर झुकता, उसकी महकती सांसें खुद में उंडेलने लगा। वो कतरा कतरा उसकी सांसें खुद में किसी प्यासे मुसाफिर की तरह उंडेल रहा था। जबकि आशा साकत बेहिस्स हरकत अपने साथ पेश आने वाले उस मामले को समझने की दगदो में थी। कुछ लम्हों बाद जब उसे मुस्वा की गुस्साहियों का अंदाज़ा हुआ तो उसकी जान लबों पाई थी। वो अपनी उखड़ती सांसों के बाद उसको कॉलर जग करती उसके सहारे पर खड़ी थी। अगर मुस्वा का मजबूत सहारा न होता तो मुमकिन था कि वो अभी ज़मीन बोस हो चुकी होती। मुस्फा अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज उसके चेहरे पर साया बने शिद्दत से उस पर अपने जज्बात अया कर रहा था। वो अपने इतने अरसे की तशन्नुकी मिटाने में महवे था। आयशा की उखड़ती सांसों से बिल्कुल बेनियाज। काफ़ी देर तक उसके सांसों में हलल पैदा करने के बाद वो उससे सलग होता उसकी हया की तमाज़त से तिमतमाते चेहरे को गहरी मुस्कुराती निगाहों से देखने लगा। वो शर्माती उसके सीने में मुँह छुपा गई थी। उसके अदा पे वो खिलखिला के उसकी कमर के गिर्द हसार कायम कर गया। कुछ लम्हे यूं ही एक दूसरे को महसूस करने के बाद उसे कमर से थामे दूसरे कमरे में बढ़ के करीब लाया। गुज़रती रात के खूबसूरत लम्हों को मज़ीद हसीन बनाते हुए लाइट ऑफ करता उस पर झुकता चला गया। आशा भी उसकी मोहब्बत के आगे बेबस होती खुद को उसके सुपुर्द कर चुकी थी। मुस्तफ़ा ने बहुत नरम, बहुत अकीदत से उसे खुद में समेटा था और रफ्तार रफ्तार रात सरकती जा रही थी और मोहब्बतों के मिलन पे चांद भी बालों की ओर में छुपता शर्मा दिया था।